वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज डेट है 17th ऑफ दिसंबर। बेटा आज का टारगेट है, मैं आपको कैश फ्लो रिवाइज भी करा दूंगा और कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ आज डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो। फटाफट करते हैं पहले रिवीजन और फिर हम आगे की बात करेंगे। सीएफएस में जितना आपको पता है, सीएफएस का पूरा नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो जो चीजें हमें पता है हम स्पीड से चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये जो स्टेटमेंट बनानी है, इस स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज बनानी है आपको। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है इन्वेस्टिंग, आप सबको पता है, मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग। जब भी बात करते हैं कैश, तो ये कैश अकेला कैश नहीं है, इसके साथ कैश तो है, साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यानी सर कैश की जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते थे, फटाफट लिख लेते हैं। पहला, फर्स्ट होता है कैश, दूसरा होता है बैंक, तीसरा था हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ था मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन सब बातें हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी थी। सर ये क्या चीजें होती हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बट मैंने आपको बताया था इन दोनों का जो टेन्योर रहेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जल्दी से आप ही बताइए बेटा कितने मंथ्स की होनी चाहिए। दिव्यांश वेरी गुड बेटा, ये होनी चाहिए 3 मंथ्स और लेस। यानी इनका जो पीरियड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 मंथ्स और लेस। तो दिस इज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 4 चीजें हैं। तो कैश का मतलब समझ आ गया, स्टेटमेंट का मतलब 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये रही आपकी बुक। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। बेटा आपकी बुक के अंदर स्टार्टिंग में, ना सिलेबस दिया होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको सिलेबस मिलेगा सीबीएसई का, जो बेसिकली आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। तो सीबीएसई का सिलेबस है। ये सिलेबस क्या कहता है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर नीचे लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा पहले मुझे बताइए क्या आपको ये विजिबल है। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। बेटा बताओ मुझे, क्या ये विजिबल है आप सब बच्चों को। सिलेबस का पार्ट है जो सीबीएसई ने दे रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें इन्होंने बताया है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, AS3 रिवाइज्ड, और कौन सा मेथड यूज करना है, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड। तो ये सिलेबस आपको सीबीएसई ने दिया हुआ है। बेटा ये सिलेबस बुक्स का नहीं है, ये सीबीएसई का सिलेबस है। उन्होंने बता रखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में AS3 रिवाइज्ड है और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है पॉइंट नंबर 3। बेटा कंफ्यूज नहीं होना। क्या लिखा है, कह रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यानी जब तक कुछ नहीं लिखा, करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्या मानेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये क्यों मैंने लाइन रीड कराई अब आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहां चलते हैं, यहां लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को 12th क्लास की सीबीएसई कहती है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो याद रखना, आपके पेपर में अगर दिया है करंट इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड दिया है, तो आपको मान के चलना है कि ये क्या है, ये है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और अगर ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो मार्केटेबल सिक्योरिटी किसका पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन शॉर्ट
मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि करंट इन्वेस्टमेंट को भी आप सब बच्चों ने कहाँ लिखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान के चलना है। क्या आपको मेरी छोटी सी बात समझ आई है सीबीएसई के सिलेबस की? करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान के चलेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। बेटा जल्दी से बताइए, क्या ये पॉइंट समझ आया है आपको? यस और नो? बेटा इनका टेन्योर 3 मंथ्स का होता है, इसलिए इनको शॉर्ट टर्म कहा जाता है। अभी मैं डिटेल में भी जाऊंगा आपके साथ, अभी मैं इतना चाहता हूं जिससे आप बच्चे कर पाए कैश फ्लो। जी, तो करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानेंगे और क्या बन जाएगा ये, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। यहां तक हमारी बात समझ आ गई आपको? अब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपने क्या करना था, सबसे आसान तरीका रिवाइज कराने का, एक दो थे आपके डायमंड रूल्स। बेटा दो थे आपके डायमंड रूल्स, और वो डायमंड रूल्स में पहला रूल क्या था? पहला रूल था, जितनी भी असेट्स होती हैं, बेटा मैं सारी असेट्स की बात कर रहा हूं, अगर असेट्स डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं, तो आप क्या करते हो, प्लस। और अगर आपकी असेट्स इंक्रीज होती हैं तो आपको क्या करना होता है, माइनस। लाइबिलिटी के साथ क्या कैसा रिलेशन था, आप सब बच्चों को मैं बता चुका हूं। लाइबिलिटी के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर लाइबिलिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो आपको भी कम करना है, माइनस करना है। और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये वेरी गुड एवरीवन। ये पहला डायमंड रूल था। दूसरा डायमंड रूल आपको ये बताएगा कौन सी चीज ऑपरेटिंग में आती है, कौन सी इन्वेस्टिंग में आती है, और कौन सी आती है फाइनेंसिंग में। तो अब जरा दूसरे रूल पे चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपके साथ एक बार बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूं। बेटा ये मैं लिखने जा रहा हूं दूसरा डायमंड रूल। इसके साथ साथ हमारे चैप्टर की इंपॉर्टेंट डिस्कशन खत्म हो जाएगी। ये रूल क्या कहता था? ये कहता था हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं। पहली है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का मतलब होता है उधार लेना। बेटा फाइनेंसिंग का मतलब होता है उधार लेना। फाइनेंस कराना मतलब उधार लेना। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इस रूल को आप याद रखेंगे। पहली चीज आती है शेयर कैपिटल। पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, आपने बस सुनते जाना है ध्यान से। शेयर कैपिटल। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लोन, डिवेंचर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, किसी भी तरह का लोन है, अगर उधार लिया है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बेटा कोई भी उधार हो, वो सारे के सारे उधार कहाँ आते हैं, फाइनेंसिंग में। और एक और भी चीज है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब भी क्वेश्चन आएगा इन सब चीजों को डालेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो आपको पता लग जाएगा ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं। ये मिलती हैं लायबिलिटी साइड। बेटा चारों की चारों चीजें कहाँ मिलेंगी, लायबिलिटी साइड में। तो वाइवा के अंदर आपसे पूछा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी साइड में दिखती है, तो आप बताएंगे लायबिलिटी साइड में। फिर आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आपने पैसा इन्वेस्ट करा है। और हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं असेट्स में। असेट्स खरीदने का मतलब ही होता है इन्वेस्टिंग। जैसे इसके अंदर पहला पहला होता है टेंजिबल असेट्स, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है,
PPE, बेटा नाम चेंज हो चुका है PPE। जैसे PPE का मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये होता है PPE। यानी सर सारी असेट्स आती हैं इसमें, टेंजिबल असेट्स। फिर आती हैं इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल आप सबको पता है, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी हैं इनटेंजिबल। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बस ये डायमंड रूल का मैंने आपको लॉजिक बताया था, आज तो मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं आपको। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और एक नया चेंज आया, ये सबको पता रहता है, एक नया चेंज आया आज के बाद। शॉर्ट टर्म लोन्स या एडवांसेस, वो भी कहाँ आएंगे? इन्वेस्टिंग। इट मीन्स सर ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ दिखाई देंगी? हमें ये दिखाई देंगी असेट साइड के अंदर। तो कुछ था लायबिलिटी, कुछ था असेट, 5 चीजें दिखाई देंगी आपको इसके अंदर। और लास्ट जो बचा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है आपकी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज। बिजनेस का मतलब होता है ऑपरेटिंग। कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस को ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी चीजें बिजनेस से रिलेटेड होती हैं उन्हें कहते हैं ऑपरेटिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या चीजें आती हैं? जो बच गया बेटा, जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं गया, सीधी सी बात है, जो यहां नहीं गया वो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। ऑपरेटिंग के अंदर आती हैं करंट असेट्स, और ऑपरेटिंग में क्या आती हैं? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। तो आपने याद कैसे करना है? जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं गया, जो यहां नहीं गया, वो सब कहाँ आएगा? इसके अंदर आएगा, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज। और बताता हूं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि ये होता है आपका बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। बेटा ये बताओ, क्या ये बात आपको समझ आई है? फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में जो नहीं आता वो सब कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। सब चीजें ऑपरेटिंग में आएंगी, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस। जी बेटा, इसको मत याद करो, इसको याद करो। तो ये था हमारा दूसरा डायमंड रूल। पहला था ये असेट्स वाला, और दूसरा डायमंड रूल है ये वाला। इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है आप सब बच्चों ने? और आपने पढ़ना है एडजस्टमेंट्स। आपने पढ़नी है एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं? पहली है प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरी है डिविडेंड, जल्दी जल्दी करते हैं हम। तीसरी है आपके साथ असेट, असेट अकाउंट या डेप्रिसिएशन अकाउंट। असेट अकाउंट या डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फोर्थ क्या है? फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन। 4 ही एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ चैप्टर हो जाता है खत्म। अब क्वेश्चंस की बारी आ गई, और मैं आपको बीच बीच में एडजस्टमेंट सारी की सारी रिवाइज करा दूंगा, बट मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर। अगर हम बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3, जो हो चुका है रिवाइज्ड, जो बात करता है कैश फ्लो के लिए। और वो ये कहता है कि आपके कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड, आपके कोर्स में कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड। और मैंने आपको क्या करा था?
मैंने अपनी नॉर्मल क्लासेस में आप सब बच्चों से डायरेक्ट मेथड डिस्कस किया था। मैंने कहा अगर आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा तो बस उल्टा करना है, अपने आप इनडायरेक्ट आ जाएगा। क्या सर डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स का पार्ट है? सो आंसर इज नो। फिर मैंने डायरेक्ट मेथड क्यों पढ़ाया? बिकॉज डायरेक्ट मेथड से आप कौन सा चैप्टर कर सकते हो? रेशियो एनालिसिस। चैप्टर नंबर 4 आपका डायरेक्ट मेथड से खत्म हो जाएगा। और इनडायरेक्ट मेथड बस उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। और उसका मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट याद करवाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि सर उसके अंदर क्या क्या था। अब चलते हैं आगे। पहले मैं आपको सबसे बड़ा फॉर्मेट, इनडायरेक्ट मेथड का जो सबसे बड़ा फॉर्मेट है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस कोशिश कीजिए याद हो जाए, बाकी तो बहुत आसान है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं इसके अंदर क्या क्या था। बेटा क्लास में हम डेरिवेशन नहीं सीखेंगे, क्लास में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। एक बार फटाफट नजर मार लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टार्टिंग करेंगे सरप्लस से। फिर चार चीजें प्लस हैं इसके अंदर, चार चीजें। तो सरप्लस के अंदर चार चीजें थी। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर। फिर था प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसके अंदर बड़ी सारी कहानी थी कि सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं। इन सबको मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप बस इतना समझिए कि एक आसान तरीका ये था कि सर यहाँ भी चार चीजें हैं। फिर बात आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहां भी मैंने चार एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। फिर आती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और यहां भी कितने एग्जाम्पल हैं? चार। तो किसी तरह ये चार 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 टैली करेंगे। फिर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप चेक करो, मैंने अभी अभी आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो करंट असेट्स आता है, दूसरा क्या आता है? करंट लायबिलिटी। तो ये आपको समझ आ जाएगा कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या दिखेंगी? करंट असेट्स, और क्या दिखेंगी? करंट लायबिलिटीज। और उसके साथ साथ फिर लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करना है, नेट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आपके साथ जरा क्वेश्चंस पर। बेटा मैं आपको एडजस्टमेंट्स भी करा देता हूं और क्वेश्चंस भी करा दूंगा, बस आपको मेरे साथ साथ जरा समझना है आराम से। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं आपके साथ स्कैनर पर। स्कैनर का बेटा सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। S.66 स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 10 देखें जरा कौन से साल में आया हुआ है। ये आया है 2019 मॉडिफाइड। बेटा आपके पास बुक होनी चाहिए,
मैं सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं रीड कर देता हूं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कीरियो लिमिटेड एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंपनी का नाम है कीरियो लिमिटेड। कह रहे हैं पूरे की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। 2 साल दिए हैं, 2017 और 2018। जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले ये ढूंढो हमारी एडजस्टमेंट्स। बेटा हमारी एडजस्टमेंट्स क्या थी, याद है आपको? मैंने अभी आपको 4 एडजस्टमेंट्स लिखवाई थी। सबसे पहले उनको ढूंढा करो। पहली एडजस्टमेंट थी प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा सारे क्वेश्चंस करेंगे, अगर मैंने करा रखा है तो दोबारा देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, फिर था डिविडेंड, और फिर था असेट अकाउंट या डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये 4 एडजस्टमेंट को आपको सबसे पहले देखना है, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ देखें जरा फटाफट, ये देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये लो सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है 12% डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 सितंबर 2017। तो इसको हम बाद में देखेंगे। फिर हम चलते हैं जरा, बैलेंस शीट में लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 4। जरा चलें डिटेल में। बेटा डिटेल में पढ़ते हैं नोट्स टू अकाउंट डिटेल में। नोट नंबर 4 में पता है क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसको भी छोड़ देंगे बिकॉज ये भी एडजस्टमेंट है। फिर आते हैं हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो नोट नंबर 5 को देखते हैं जरा। प्लांट एंड मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये भी हमारी एक तरह से एडजस्टमेंट होती है, इसको भी छोड़ देते हैं। लास्ट बच्ची डिविडेंड। डिविडेंड दोस्तों मुझे नजर आ नहीं रहा। तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर करेंगे आगे। तो बेसिक इतनी बात आपको समझ आ गई। 3 चीजें मिली हैं, चलो पहले 3 चीजों को खत्म करते हैं। आइए जरा ध्यान से 3 चीजों को देखते हैं। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 10। पहली चीज है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको 2 चीजें ढूंढनी होती हैं, मेड और पेड। पेड का मतलब ही होता है कि कैश जा रहा है। जब भी आप सरकार को टैक्स पे करोगे तो कैश जाएगा। और एडजस्टमेंट एक तरह से ये हिडन एडजस्टमेंट होती हैं। एक होता है पेड तो दूसरा क्या होगा? मेड। मेड का मतलब आपने टैक्स बनाया, पेड का मतलब आपने सरकार को टैक्स पे कर दिया। और दोनों ही चीजें पता है कौन सी एक्टिविटी में आती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्योंकि सर टैक्स पे किया जाता है प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट, बेटा टैक्स कहाँ पे किया जाता है? प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। और वो कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग के अंदर। तो जल्दी से देखते हैं मेड और पेड। अब क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो जो प्रीवियस ईयर का होता है, पी से प्रीवियस ईयर, पी से पेड, जो पिछले साल का होता है उसको हम पेड मान लेते हैं। तो सर बचा कौन सा? बचा करंट ईयर वाला। जो करंट ईयर वाला होता है उसे क्या मान लेते हैं? मेड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट खत्म। आइए जरा जल्दी से मेरे साथ, बेटा क्वेश्चंस करेंगे तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहना। अपने लेवल पे भी उसको हम लिखते जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ये देखो, यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। याद हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएगा मेड। और सबसे लास्ट में लिखा है पेड। पेड का मतलब प्रीवियस ईयर। चेक करें जरा एक बार। ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ लिखा है प्रीवियस ईयर, और ये हो गया करंट ईयर। तो जरा देखें प्रीवियस ईयर में कितना दिया है? 46। और करंट ईयर में कितना दे रखा है? 1,18,000।
फटाफट जरा लिख लेते हैं एक बारी। प्रीवियस ईयर का दिया है 46,000, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और करंट ईयर का है 1,18,000, तो करंट ईयर का हमने यहाँ पे लिख दिया इनसाइड 1,18,000। बेटा पहली एडजस्टमेंट खत्म, प्रोविजन फॉर टैक्स की तो एडजस्टमेंट खत्म। दूसरी आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दो दो अकाउंट बने हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन। जरा इस पर आते हैं। अब आप बहुत सिंपली से क्या कर सकते हैं, वैसे तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको मैं अकाउंट बना के भी दिखा देता हूं, ये देखो मैंने ये दोनों के बहुत सिंपल से अकाउंट बना दिए। बेटा आपको पेपर में इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको रीजन खुद समझ आएगा। तो ये हमने बना दिया प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस, इसका आता है ओपनिंग बैलेंस इधर, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि एक्यूमुलेटेड लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया यहाँ पर। जरा डाल के देखें एक बारी। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 7,50,000। क्लोजिंग बैलेंस दिया है 11 लाख। पहले हमेशा एडजस्टमेंट कर लो, जिससे फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 7,50,000, 11 लाख, और एक्यूमुलेटेड का दिया है 1,15,000, और ये दे रखा है 1,20,000। लो सर, ये भी हो गया खत्म। बेटा क्या आपको समझ आ रहा है? यस और नो? जल्दी जल्दी मुझे बताइए। अब क्या करना है, बस आप चेक करो डिफरेंस। इस अकाउंट के अंदर डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट साइड में। कितना डिफरेंस आ रहा है? 5,000। इसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। बेटा इसका जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन, जो इस साल लगी है। वेरी गुड। और यहाँ देखें, यहाँ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है 11 लाख, और यहाँ आ रहा है 7,50,000। तो बेटा डिफरेंस यहाँ आ रहा है, इसको कहते हैं परचेजेस, इसे कहते हैं परचेज। कितना परचेज आया? डिफरेंस बताइए। डिफरेंस आया 3,50,000, तो ये आ गई परचेज। तो बिना अकाउंट बनाए भी आपको समझ आ सकता था कि इनके बीच का डिफरेंस परचेज है और इनके बीच का है डेप्रीसिएशन। बेटा ये बिग डेप्रीसिएशन है समीक्षा, ऊपर नहीं आएगा। ऊपर आता है स्मॉल डेप्रीसिएशन, जो यहां से लेकर यहां जाती है, स्मॉल। तो ये हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया। सर ये कहाँ कहाँ चीजें आती हैं, मुझे जल्दी से बताओ। मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि असेट्स कहाँ जाती हैं। ये देखो हमारा डायमंड रूल आपकी हेल्प करेगा। बेटा सारी की सारी असेट्स कहाँ जाती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इट मीन सर ये जो आपने ढूंढा है, प्लांट एंड मशीनरी जो ढूंढा है, ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लॉजिकली भी इतना बता दो, जब मशीन खरीदते हैं बेटा पैसा आता है या जाता है? कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो? सोचो, मशीनरी खरीद रहे हैं 3.5 लाख की, कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो? बेटा लॉजिकली क्या है? आउटफ्लो। तो आंसर इन्वेस्टिंग में क्या होगा? माइनस। वेरी गुड। और सर बचा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन तो बिजनेस में लगता है, आप बचपन से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस करते आ रहे हो। बिजनेस की सारी चीजें कहाँ जाती हैं? ऑपरेटिंग के अंदर। और मैं आपको दिखा देता हूं, बेटा आपके सामने ये ऑपरेटिंग का फॉर्मेट है।
इसमें चेक करो, आपको कहीं डेप्रिसिएशन दिखाई देगा? भगवान का नाम लो और आपको डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन दिखाई दे रहा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी सर यहाँ पे आएगा 5,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन आ गया 5,000। डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश जी। 5,000 आ गया यहाँ पर। और जब मैं इन्वेस्टिंग बनाऊंगा तो 3.5 लाख रुपए आएगा इन्वेस्टिंग। तो बेटा पहला पॉइंट तो ये खत्म। एक एडजस्टमेंट और है, इसी को जरा कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। ये दो बातें आपको खत्म। बस फिर तो फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज डालनी है। बेटा एक काम करते हैं, अभी आज मैंने मोबाइल अपडेट किया था, तो इसके अंदर अभी आपको दोबारा से मीटिंग रीजॉइन करनी पड़ेगी। बेटा सेम लिंक को, सेम मीटिंग को दोबारा से रीजॉइन करेंगे, बिकॉज वो जूम का कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बट उससे पहले एक एडजस्टमेंट और कर लेते हैं, उसी में जो लास्ट एडजस्टमेंट थी, थर्ड एडजस्टमेंट। जरा आराम से समझना। बेटा वंशिका, बिना अकाउंट बनाए भी निकाल सकते हो। मैं तो आपको अकाउंट बनाने दिखा रहा था, सीधा डिफरेंस निकालेंगे तो भी आ जाएगा। और लास्ट एडजस्टमेंट डिवेंचर वाली। चलिए पहले चेक करते हैं, ये रहा डिवेंचर। आप मुझे पहले ये बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सी एक्टिविटी में आती है? पहले तो आप आराम से ये बताओ बेटा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ढूंढो। ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ जाती है? फाइनेंसिंग में। वेरी गुड। तो एक बात तो क्लियर है सर, फाइनेंसिंग में जाती हैं। जरा देखें एक बारी, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 12% डिवेंचर। मैंने यहाँ पर, ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर डिवेंचर्स थे 3 लाख के, करंट ईयर थे 5 लाख के। मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चंस कराता रहूंगा, आपको धीरे धीरे करके सारी एडजस्टमेंट्स रिवाइज हो जाएंगी। 3 लाख और 5 लाख। ये जो लोन है डिवेंचर ऑब्लिक लोन, 3 से 5, बेटा लाइबिलिटी बढ़ गई। पता है कितने से बढ़ गई? 2 लाख रुपए से और बढ़ गई। आपने लोन लिया है 2 लाख रुपए का। जल्दी बताओ, कैश आ रहा है या जा रहा है? बेटा अगर आप किसी से उधार लेते हो पैसा, तो पैसा आपके पास आता है या जाता है? जल्दी से बताइए। पैसा इनफ्लो होगा, इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में आएगा ये। मगर क्वेश्चन यहाँ इसका नहीं था। क्वेश्चन ये था कि सर ये 12% का क्या करना है। तो जरा हम देखते हैं, सुनना जरा लास्ट में एडजस्टमेंट। कह रहे हैं 12% डिबेंचर्स जो आपने करे हैं वो कब करे हैं? 1 सितंबर 2017। इसका मतलब ये जो आपने डिबेंचर इशू करे हैं, इसकी उन्होंने डेट बता रखी है 1 सितंबर, और हमारा ईयर एंड होता है मार्च में। वो कह रहे हैं आप जल्दी से इंटरेस्ट निकालना सिखाएं। बेटा इंटरेस्ट निकालना आपने मेरे से फंडामेंटल्स चैप्टर में भी सीखा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। आज हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बहुत आसान है। जो 3 लाख का है, इस पर तो पूरे साल का लगेगा। बेटा 3 लाख के ऊपर तो पूरे साल का लगेगा। जरा एक बार देखें, 3 लाख के ऊपर 12% पूरे साल का, 12 महीने, बताइए कितना हुआ? ये हो गया 36,000। वेरी गुड। प्लस और भी लोन लिया है, 2 लाख का लोन और लिया है, उस पर भी 12% का ब्याज देना पड़ेगा। मगर कितने महीने का? 1 सितंबर से 31 मार्च। बेटा 7 महीने का। 1 सितंबर से 31 मार्च कितने हुए? 7 महीने। जरा चेक करें, 12 से 12 कट गया, 7 2 जा 14।
तो टोटल कितना आ गया? 50,000। ये क्या है? इंटरेस्ट है। और सर एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ये है सर 50,000 एडजस्टमेंट है, इसके डबल इफेक्ट। मैंने कहा जल्दी से बताओ, जब मैं इंटरेस्ट दूंगा तो मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा माइनस। डिबेंचर्स कहाँ जाते हैं? आपने मुझे कहा डिबेंचर्स जाते हैं फाइनेंसिंग में, तो बेटा उसका इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। ये भी फाइनेंसिंग में जा रहे हैं तो ये भी फाइनेंसिंग में जाएंगे। और सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग में। ये है इसकी एडजस्टमेंट। एक इफेक्ट फाइनेंसिंग में, अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस कहाँ करेंगे? ऑपरेटिंग में। अब मैं दोस्तों करूंगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व, एडजस्टमेंट खत्म, और आप सब बच्चे ज्वाइन करेंगे मीटिंग को दोबारा से। बेटा फटाफट सारे बच्चे मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करेंगे।